अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कल की क्लास ड्यू टू सम रीजंस हम जो है ना वो अपलोड नहीं कर सके थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन थी। बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि जो है ना क्लास की रिकॉर्डिंग जो है ना अपलोड की जाए। तो उसके लिए जो है ना माजरत है, लेकिन इंशाल्लाह आज हम जो है ना वो स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे। अब इसमें सबसे पहले जो है ना वो स्किज़ोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आ जाता है। स्किज़ोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हम लोग ऑलरेडी ही पढ़ चुके हैं। अगर किसी बच्चे को इस बारे में नहीं पता है तो वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स वाला जो हमारी वीडियोस हैं वो एक बार देख लें, और उसके बाद उन्हें समझ आ जाएंगी, क्योंकि उसमें हमने सारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया हुआ है। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है डिल्यूनल डिसऑर्डर। ठीक है। डिल्यूनल डिसऑर्डर बेसिकली डिल्यूजन्स क्या होती हैं? डिल्यूजन्स होती हैं हमारे फॉल्स बिलीफ, हमारे जो भी किसी भी चीज को लेकर फॉल्स बिलीफ बन जाते हैं उसे हम डिल्यूजन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी पर्सन का एक बिलीफ बन चुका है किसी भी एक बात को लेकर, और वो उसका बिलीफ इतना ज्यादा स्ट्रोंग होता है कि जिस तरह हमारा ट्रस्ट अल्लाह ताला पे होता है ना, उसी तरह से इन क्लाइंट्स का ट्रस्ट अपनी उस बात पे होता है, अपनी उस चीज पे होता है जिसको लेकर इनका बहुत ज्यादा जो है ना फॉल्स बिलीफ इनके बन जाते हैं। ठीक है, इसे हम जो है ना डिल्यूजन कहते हैं। अब इसका डीएसएम के अकॉर्डिंग डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं। क्राइटेरिया ए में बताया गया है प्रेजेंस ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग डिलीजन्स विद आर ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ और लॉन्गर। वो कह रहे हैं कि 1 मंथ या 1 मंथ से ज्यादा के ड्यूरेशन में एक या एक से ज्यादा डिलीजन होनी चाहिए क्लाइंट को। ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया बी में बताया गया है क्राइटेरिया ए फॉर स्किज़ोफ्रेनिया हैज नेवर बीन मेट। यानी कि आपने इसको स्किज़ोफ्रेनिया के साथ जो है ना वो आपने मर्ज नहीं कर देना है, स्किज़ोफ्रेनिया के साथ आपने इसको अटैच नहीं करना है। डिल्यूनल डिसऑर्डर एक सेपरेट डिसऑर्डर है, तो इसमें 1 महीने के ड्यूरेशन में, एक से ज्यादा महीने के ड्यूरेशन में एक या एक से ज्यादा डिलीजन होनी चाहिए। जबकि स्किज़ोफ्रेनिया में डिलीजन जरूर होती हैं, लेकिन वो एक उनकी एक डिफरेंट जो है ना उसका क्राइटेरिया है। वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो फिर आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। और इन्होंने नोट दिया है हेलोसिनेशंस इफ प्रेजेंट आर नॉट प्रोमिनेंट एंड आर रिलेटेड टू द डिल्यूनल थीम। वो कह रही हैं कि हेलोसिनेशंस जो है ना वैसे तो प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हेलोसिनेशन प्रेजेंट है तो उसका जो थीम है वो डिल्यूनल ही होना चाहिए। मतलब कि उसमें बिलीफ से रिलेटेड ही, हमारे फॉल्स बिलीफ से रिलेटेड ही कोई उसका थीम होना चाहिए। हेलोसिनेशन बेसिकली इसकी टाइप्स भी आ जाती हैं, ऑडिटरी है, टेक्टाइल है और विजुअल विजुअल हेलोसिनेशन है। तो वो इंशाल्लाह हेलोसिनेशन की टाइप्स भी हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम डिल्यूनल डिसऑर्डर को डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसे ही देख लेते हैं। क्राइटेरिया सी में बताया गया है अपार्ट फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ द डिल्यूजन और इट्स ramification, functioning is not markedly impaired and behavior is not obviously bizarre or odd। वो कह रहे हैं कि डिल्यूनल मतलब एक, उन्होंने कहा है कि एक मंथ के ड्यूरेशन में, 1 मंथ से ज्यादा भी अगर ड्यूरेशन होता है तो एक या एक से ज्यादा डिल्यूजन प्रेजेंट हो, लेकिन वो डिल्यूजन के दौरान ही सिर्फ जो है ना पर्सन की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है। अदरवाइज जो है ना उस पर्सन की फंक्शनिंग जो है ना इतनी ज्यादा इम्पेयर्ड नहीं हो रही है, और उसका जो बिहेवियर होगा वो इतना ज्यादा बिजार या इतना ज्यादा ओड, मतलब कि अजीब सा बिहेवियर नहीं होगा। ठीक है। इफ मैनिक और मेजर, ये उस सिचुएशन में बताया है उन्होंने कि डिल्यूजन जिस टाइम पे ना प्रेजेंट हो, मीन्स के अब उन्होंने ये चीज तो स्टार्ट में ही क्लियर कर दी कि 1 मंथ के या 1 मंथ से ज्यादा इसका ड्यूरेशन होगा, और इसमें एक या एक से ज्यादा डिल्यूजन जो है ना प्रेजेंट होगी। ठीक है। और उसके अलावा जो है ना पर्सन जो है ना नॉर्मल रहेगा, तो उस वजह से उसकी जो फंक्शनिंग है वो इतनी ज्यादा इम्पेयर्ड नहीं होगी।
और जो है ना उसका बिहेवियर भी इतना ज्यादा बिजार या ओड अजीब तरीके का नहीं होगा। सिर्फ डुलियन के दौरान इस तरह से होगा, अदरवाइज वो नॉर्मली होगा। क्राइटेरिया डी में बताया गया है, इफ मैनिक और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स हैव अकर्ड, दीज हैव बीन ब्रीफ रिलेटिव टू द ड्यूरेशन ऑफ द डुलिनल पीरियड्स। तो वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे आपके क्लाइंट को मैनिक या मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स आ जाते हैं डुलियन के साथ, ठीक है। अब मैनिक और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स हम ऑलरेडी ही बाइपोलर डिसऑर्डर पढ़ चुके हैं, तो ये बाइपोलर वन में आ जाते हैं। अगर बाइपोलर वन के जो है ना इस तरह से एपिसोड्स प्रेजेंट होंगे तो उनमें क्या होगा कि तो उनमें जो है ना वो कह रहे हैं कि उनका जो ड्यूरेशन है वो डुलिनल पीरियड से ब्रीफ रिलेटिव होगा, ठीक है। Disturbance is not attributable to the psychological effect of a substance or an other medical condition and is not better explained by another mental disorder such as body dysmorphic disorder और obsessive compulsive disorder। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी डिस्टरबेंस होगी किसी सब्सटेंस के साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से ना हो और किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से ना हो। समटाइम इस तरह से होता है कि कोई पर्सन जो है ना वो ड्रग यूज कर रहा होता है, तो ड्रग यूज करने के फौरन बाद जो है ना उसे इस तरह के सिम्टम्स होंगे तो वो ड्यू टू सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस्ड होंगे। अदरवाइज वो सिंपल अगर किसी ड्रग के वजह से नहीं होंगे तो उसको हम डिलिनल डिसऑर्डर कहेंगे। इसी तरह से मेडिकेशन है, अगर मेडिकेशन के फौरन बाद कोई मेडिकेशन लेने के फौरन बाद जो है ना इस तरह से सिम्टम्स आ रहे होंगे क्लाइंट में तो इसको हम जो है ना ड्यू टू सब्सटेंस या मेडिकेशन इंड्यूस्ड में इंक्लूड करेंगे इसका डायग्नोसिस। अदरवाइज हम इसको डिलिनल डिसऑर्डर ही कहेंगे अगर ये चीज प्रेजेंट नहीं होगी। और हमने इसको जो है ना ये जो सिम्टम्स यहाँ पे बताए गए हैं क्राइटेरिया बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमने डायग्नोसिस देना होता है, अदरवाइज हमने इसको किसी और मेंटल डिसऑर्डर के साथ मिक्सअप नहीं करना होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास स्पेसिफायर आ जाते हैं डिलिनल डिसऑर्डर के। बेसिकली जो है ना ये स्पेसिफायर जो है ना ये डिलिनल डिसऑर्डर के टाइप्स हैं। तो ये टाइप्स जो है ना आप लोगों ने अच्छे से याद करनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए कि डुलियंस होती क्या है, फिर आप दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि इसका जो क्राइटेरिया होता है सॉरी इसका जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है और इसकी इंटेंसिटी कितनी हो सकती है, ठीक है। कोई भी जो है ना मेंटल डिसऑर्डर है, जितने भी हमने अब तक जो है ना डिसऑर्डर्स पढ़े हैं उनमें आप लोग मेन चीज सबसे पहले तो उसका जो मेन सिम्टम्स होगा मेजर फीचर जो होंगे वो आप लोगों ने नोट करने हैं। उसके बाद आप ड्यूरेशन नोट करें और आप उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी यानी कि एफआईडी मॉडल के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं वो सारी नोट डाउन करें और इस तरह से आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें। और ये नोट्स अगर आप अपने प्रिपेयर करते हैं तो ये आपके थ्रू आउट लाइफ काम आएंगे अगर आप साइकोलॉजी में ही अपने कैरियर को लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है। सो ये डिलीनल डिसऑर्डर की टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये जो है ना कोई भी अगर आप जॉब के लिए या इंटरव्यू के लिए या फिर जो है ना कोई एमएस के लिए भी आप टेस्ट देते हैं तो उसमें भी ये टाइप्स जो है ना वो पूछी जाती हैं, तो इसलिए आप जो है ना अच्छे से इन टाइप्स को करिएगा। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इरोटोमेटिक टाइप इरोटोमेनिक सॉरी इरोटोमेनिक टाइप में क्या होता है, दिस सब टाइप अप्लाइज व्हेन द सेंट्रल थीम ऑफ द डिलीजन इज दैट another person is in love with the individual। अब इसमें इंडिविजुअल को क्या होता है, उसका सेंट्रल थीम क्या होता है, उससे ये लगता है कि कोई इंडिविजुअल उसके साथ बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, लव में है। फॉर एग्जाम्पल अब वो किसी ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है, कोई पब्लिक प्लेस है, ठीक है, अपने किसी फ्रेंड या फेलो के साथ खड़ा हुआ है, तो कोई भी बड़ी पर्सनैलिटी उसके आगे से गुजरेगी तो वो उससे ये कहेगा कि ये मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, ये मेरे साथ लव में है, ठीक है।
हालांकि वो इंडिविजुअल इतने ज्यादा उसके साथ इंटरेक्शन भी ना हुआ हो, लेकिन इनको इनका जो डिलीजन्स होती है ना, इनकी इनके फॉल्स बिलीफ होते हैं, तो वो किसी भी चीज को लेकर हो सकते हैं। तो इनका सेंट्रल थीम ये होता है। उसके बाद आ जाती है ग्रैंडियोस टाइप। ग्रैंडियोस टाइप में क्या होता है, दिस सब टाइप अप्लाइज व्हेन द सेंट्रल थीम ऑफ द डिलीजन्स इज द कन्विक्शन ऑफ हैविंग सम ग्रेट टैलेंट और इंसाइट और हैविंग मेड सम इम्पोर्टेंट डिस्कवरी। अब ग्रैंडियोस टाइप में उन्हें होता है, आपने कुछ लोग आपकी आपने अपनी लाइफ में कुछ लोगों को रियल में भी इस तरह से देखा होगा कि उन उनमें ना एक चीज होती है कि वो अपने आप को ही कोई चीज समझते हैं। जैसे एक मैं वाले लोग होते हैं ना, कि मैं बस सबसे बड़ा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी पावर है, मुझे जो है ना हर चीज का इस तरह से पता चल जाता है। तो ये बेसिकली उस टाइप के जो है ना लोग होते हैं। इनका जो सेंट्रल थीम इनकी डुलियन का होता है वो ये होता है, वो ये कहते हैं कि ये लोग बहुत ही कोई बड़े अजीम लोग हैं, बहुत ही ये लोग टैलेंटेड लोग हैं, इनमें बहुत ज्यादा टैलेंट है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज कर सकते हैं जो कि कोई नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद आ जाता है जेलस टाइप। जेलस टाइप में क्या होता है, दिस सब टाइप अप्लाइज व्हेन द सेंट्रल थीम ऑफ द इंडिविजुअल्स डिलीजन इज दैट हिज और हर स्पाउस और लवर इज अनफेथफुल। अब जेलस टाइप में क्या होता है कि उससे उसका जो सेंट्रल थीम होता है वो ये होता है कि उसका जो स्पाउस है, उसका जो लाइफ पार्टनर है, वो उसके साथ जो है ना अनफेथफुल है, उसके साथ लॉयल नहीं है, उसे चीट कर रहा है। हालांकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ये जो भी मैं आपको डुलियंस बता रही हूँ, जो भी इनका सेंट्रल थीम है, जितनी भी हम टाइप्स पढ़ ली हैं हमने, इनमें क्योंकि डुलियंस होती हैं तो ये डुलियन फॉल्स बिलीफ होते हैं। इन चीजों का रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। रियलिटी रियलिटी में इस तरह से नहीं होता है, लेकिन क्योंकि इनके फॉल्स बिलीफ होते हैं तो इनका इस चीज पे यकीन होता है, अदरवाइज रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। रियलिटी से इस चीज का कोई कांटेक्ट नहीं होता। Persecutory type है। Persecutory type, this subtype applies when the central theme of the delusion involves the individual's belief that he or she is being conspired against, cheated, spied, followed, poisoned, drugged, harassed, obstructed, यानी कि इस तरह के इनके जो सेंट्रल थीम्स होंगे इनके डोलियंस के, कि इन्हें लगेगा कि इनको जो है ना चीट किया जा रहा है, इनको जो है ना वो जहर दे दिया जाएगा, इनको फॉलो किया जा रहा है, इनको ड्रग दे दिया जाएगा, इनको हेरास किया जा रहा है, इनको जो है ना इनकी जो लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं उनको जो है ना तबाह करने की कोशिश की जा रही है, डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है इन्हें। ठीक है। ताकि ये अपने गोल को अचीव ना कर सके। रियलिटी में याद रखें, रियलिटी में इस तरह से नहीं होता है, लेकिन इन लोगों के फॉल्स बिलीफ होते हैं कि ये चीज है। ठीक है। और हमने ये नहीं है कि हम एज अ थेरापिस्ट हमने इन्हें ये नहीं कहना होता कि आप ये तो आपके फॉल्स बिलीफ है, इस तरह से तो रियलिटी में नहीं होता है। ऐसे आपने कभी जो है ना किसी भी क्लाइंट को नहीं कहना है। सोमैटिक टाइप है क्योंकि उनके बिलीफ इतने ज्यादा जो है ना स्ट्रोंग होते हैं कि वो आपकी कोई भी बात को जो है ना इस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसका एक वे होता है उस क्लाइंट के साथ जो है ना उसे इंसाइट देने का, तो प्रॉपर जो है ना उसी मेथड के थ्रू हम अपने क्लाइंट को इंसाइट देते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद है सोमैटिक टाइप। दिस सब टाइप अप्लाइज व्हेन द सेंट्रल थीम ऑफ द डुलियन इन्वॉल्व्स बॉडीली फंक्शनिंग और सेंसेशंस। अब सोमैटिक टाइप में अब जो है ना नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है ना इसके बाद सोमैटिक डिसऑर्डर्स भी पढ़ेंगे, तो उसमें भी आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगी। सोमैटिक में बेसिकली ये होता है कि इंडिविजुअल को ऐसा लग रहा होता है कि उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट या कोई भी हिस्सा जो है ना वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। वो किसी भी बॉडी के पार्ट में वो कहेंगे कि यहाँ पे मुझे पेन हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये ठीक तरीके से ये पार्ट काम नहीं कर रहा है। बॉडी से रिलेटेड जो है ना उन्हें सेंसेशन होंगी। उसके बाद मिक्स्ड टाइप्स आ जाती हैं। तो मिक्स्ड में जो है ना सारी ही टाइप्स इंक्लूड होती हैं, लेकिन कोई भी किसी भी एक टाइप का जो है ना थीम प्रीडोमिनेंट नहीं होता है।
हम ये नहीं कह सकते कि ये वाली डुलियन है, डुलियन की ये टाइप है, ये टाइप है, क्योंकि इसमें कोई भी जो है ना टाइप इतनी ज्यादा डोमिनेंट प्री डोमिनेंट नहीं होती है, तो इस चीज को हम जो है ना प्रॉपरली इस तरह से डायग्नोज नहीं कर सकते, तो हम इसको मिक्स्ड में इंक्लूड कर देते हैं। अनस्पेसिफाइड टाइप्स है। अब अनस्पेसिफाइड टाइप में क्या होता है, दिस सब टाइप अप्लाइज व्हेन द डोमिनेंट डिलियनल बिलीफ कैन नॉट बी क्लियरली डिटरमाइंड और इज नॉट डिस्क्राइब्ड इन द स्पेसिफिक टाइप। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर समटाइम इस तरह से होता है कि हम डिलीजन को ना कोई भी हमें ये तो पता चल रहा होता है कि इसको कोई डिलीजन है, लेकिन समटाइम सिम्टम्स सारे मैच कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना वो टाइप इतनी ज्यादा क्लियर नहीं होती है कि कौन सी टाइप जो है ना डिलीजन की हो सकती है इस क्लाइंट को। तो फिर हम उसको अनस्पेसिफाइड में टाइप में इंक्लूड कर देते हैं कि जो कि जिसमें कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं हम डायग्नोज करते, बस हम ये कह देते हैं कि इसको डिलीजन है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक और स्पेसिफायर है विद बेजार कंटेंट। अच्छा, बेजार कंटेंट में बेसिकली क्या होता है, इनका डिलिनल थीम जो होता है वो ये होता है कि वो ऐसी बातें करते हैं, उनके बिलीफ जो है ना इस तरह के होते हैं कि जो कि रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं है। मतलब एक तो होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल अब जैसे हमने ऊपर सारी टाइप्स पढ़ी हैं, हालांकि उनका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन रियलिटी में वो चीजें हो तो सकती हैं। लेकिन ये जो बेजार कंटेंट वाले होते हैं ना, ये ऐसी बातें करते हैं कि जो रियलिटी में जो पॉसिबल ही नहीं होती हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल ये अक्सर औकात ये कहते हैं कि मैं पाँव के बल चल रहा, सॉरी मैं हाँ पाँव के बगैर चल रहा हूँ, मैं अपने हाथों से चल रहा हूँ। मतलब इतनी ज्यादा अजीब, अब पाँव के बगैर जो है ना चलना, मैं सर के बल चल रहा हूँ, पाँव के बगैर चल रहा हूँ और सर के बल चल रहा हूँ। तो इस तरह से तो पॉसिबल ही नहीं है, रियलिटी में कोई पर्सन इस तरह से चल सकता है कि उसके पाँव के बगैर वो कैसे चल सकता है? फिर तो वो चल ही नहीं सकता ना अगर उसके पाँव नहीं है तो इस तरह की ये बातें जो है ना ये इंडिविजुअल करते हैं कि जो कि रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं होती हैं। तो ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दी है, तो इस तरह की कई जो है ना इनके बिलीफ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, पर्सन टू पर्सन जो है ना, फिर ये बिलीफ जो है ना इनके वेरी करते हैं। उसके बाद हमारे पास है ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। अब ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर में क्या होता है, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, एटलीस्ट वन ऑफ दीज मस्ट बी प्रेजेंट, वन टू और थ्री। अच्छा, वो कह रहे हैं कि नीचे हमने जो चार सिम्टम दिए हैं इनमें से कोई एक या एक से ज्यादा सिम्टम प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि वन टू और थ्री, इन इन तीनों में से जो है ना फर्स्ट जो उन्होंने थ्री सिम्टम दिए हैं उनमें से तो एक प्रेजेंट होना हर हाल में जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले क्या आती हैं, डुलियंस आ जाती हैं, उसके बाद हेलोसिनेशंस आ जाती हैं। अब डुलियंस हमारी फॉल्स बिलीफ है, हेलोसिनेशंस क्या है, हेलोसिनेशंस हमारी फॉल्स परसेप्शन होती है, और डिसऑर्गेनाइज स्पीच है, और ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड और कैटाटोनिक बिहेवियर है। डिसऑर्गेनाइज स्पीच क्या होती है कि आप जो है ना एक बात कर रहे हैं, आपने एक बात स्टार्ट की है और आप बगैर उस बात को खत्म किए आप फौरन से कोई और बात स्टार्ट कर दें, कि आपकी बात की कोई सेंस ही ना बन रही हो, कोई मतलब ही ना बन रहा हो और समझ ना आ रही हो आपकी बात। और कैटाटोनिक बिहेवियर वो होता है कि आप एक ही चीज को, जैसे बाजू है, बार बार एक ही चीज की मूवमेंट होना। फॉर एग्जाम्पल, अब बाजू है, बाजू की मूवमेंट बार बार होना। कुछ लोगों को आंख का होता है कि उनकी एक आंख जो है ना वो बार बार जो है ना वो मूव करती है, तो इस तरह से कैटाटोनिक बिहेवियर होता है। नोट दिया इन्होंने, डू नॉट इंक्लूड अ सिम्टम इफ इट इज अ कल्चरली, जो है ना कल्चरली तौर पर जो है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी के कल्चर में ये चीज है, किसी के कल्चर में कुछ चीजें एक्सेप्टेबल होती हैं। जितने भी मेंटल डिसऑर्डर हैं उनको आपने कल्चरली तौर पर देखना है। एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको पता होना चाहिए, आपको हर कल्चर के बारे में हाउ नो होनी चाहिए। आप कल्चर से रिलेटेड भी बुक्स रीड किया करें, क्योंकि हर कल्चर से रिलेटेड हाउ नो होगी, फिर ही आप डिफरेंट कल्चर से रिलेटेड लोगों को जो है ना वो
थेरेपीज उनकी कर सकते हैं, आप उनके सेशन जो है ना कर सकते हैं। अदरवाइज जब आपको किसी के कल्चर का ही नहीं पता है कि आया कि उसके कल्चर में ये चीज एक्सेप्टेबल है या नहीं है, फॉर एग्जांपल किसी के कल्चर में कोई चीज एक्सेप्टेबल होती है कहीं पे, वही चीज जो है ना वो अनएक्सेप्टेबल होती है, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है वही। तो इस तरह से जो है ना वो कल्चर को अपने मद्देनजर रखना जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कल्चरली तौर पर जब आपको सबके कल्चर्स का पता होगा तो तभी आप अच्छे तरीके से अपने क्लाइंट का सेशन कर सकते हैं, अच्छे तरीके से जो है ना आप उस पे थेरेपीज वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट अच्छा कर सकते हैं। अगर आप जो है ना किसी के फॉर एग्जांपल किसी के कल्चर में कोई चीज एक्सेप्टेबल है और आपको उसके कल्चर के बारे में नहीं पता है और आप उसे कह दें कि ये तो जी अब एबनॉर्मल बिहेवियर है, ये तो इस डिसऑर्डर में जो है ना वो फॉल कर रहा है, तो इस तरह से ये अनएथिकल होगा। क्राइटेरिया बी में बताया गया, ड्यूरेशन ऑफ एन एपिसोड ऑफ द डिस्टरबेंस इज एट लीस्ट 1 डे बट लेस देन 1 मंथ विद इवेंचुअल फुल रिटर्न टू प्री मॉर्बिड लेवल ऑफ फंक्शनिंग। अब वो कह रही हैं कि जो है ना जो डिस्टरबेंस होगी वो एटलीस्ट एक दिन होगी, मतलब एक दिन जो है ना इस तरह के साइकोटिक फीचर जो है ना उसमें आने चाहिए, जो भी ऊपर सिम्टम्स बताए हैं वो शो होने चाहिए। और इसका जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 1 डे है और मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है वो लेस देन 1 मंथ है। और वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल जो है ना अगर एक दिन सिम्टम इस तरह से शो हुए हैं तो 1 मंथ तक अगर ये चलते हैं, लेस देन 1 मंथ तक अगर ये सिम्टम्स रहते हैं तो इंडिविजुअल अपनी टोटली तौर पर अपनी प्री मॉर्बिड लेवल ऑफ फंक्शनिंग पे नहीं आएगा। मतलब कि इस बीमारी से पहले जो इंसान की फंक्शनिंग होती है उस जिस तरह से वो फंक्शनिंग कर रहा था बिल्कुल एक्यूरेट उस तरह से नॉर्मली वो नहीं कर सकेगा। क्राइटेरिया सी में बताया गया डिस्टरबेंस इज नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय अ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, यानी कि किसी और मेंटल डिसऑर्डर के साथ जो है ना इसको एक्सप्लेन नहीं करना है आपने, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है ना नेक्स्ट डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फेलोज के साथ, ताकि जो है ना वो भी इस तरह से जो है ना एक अच्छे वे में लर्निंग कर सकें। और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक किया करें। थैंक यू।